नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन में हूं आपके साथ उमैर आज़मी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मंजीरपट्टी गांव में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आज़मी साहब। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आसिम साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये कि उपचुनाव आजमगढ़ का है, तो ऐसे में आप भी प्रचार लगातार 2 दिन से कर रहे हैं, तो क्या माहौल अभी लग रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे तो 9 तारीख को फॉर्म भरा है, 10, 11, 12 3 दिन अब तक प्रचार किया है और मुझे बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। आजमगढ़ वो जगह है जो फ़िरका परस्तों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। यहाँ हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ में रहे हैं। ये जो फ़िरका परस्ती बीजेपी की है, आजमगढ़ ने इसको 100% नकारा है। तो यहाँ पे देखिए, श्री मुलायम सिंह यादव जी लड़ने इलेक्शन आए, जीत कर आए। अखिलेश यादव जी आए, वो जीत कर आए। मैं समझता हूँ अब की बार जो आए हैं ये भी इंशाअल्लाह ताला धर्मेंद्र यादव जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। मैंने जो सर्वे किया है, जो दौरा किया है, इन चीज़ों से देखने लगता है अच्छा लोगों के पास कोई विकल्प भी तो नहीं ना। कांग्रेस ख़त्म हो गई है, कांग्रेस लड़ भी नहीं रही है। बीजेपी फ़िरकापरस्त पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है और देश को बर्बाद कर दिया इसने। आज लोग कहते हैं हमारे देश के हालात कहीं ये श्रीलंका जैसे ना हो जाए, लोगों को इस तरह लगता है। सारी प्रॉपर्टीज़ जो गवर्नमेंट की है बेची जा रही है, कर्ज तले हम लोग दबते जा रहे हैं। तो बीजेपी की नीतियों से मैक्सिमम लोग नाराज़ हैं। अब बची बीएसपी। अब बीएसपी तो बीजेपी की एक जो है बगल बच्चा है। और बीएसपी जो है, आप देखा आपने बीएसपी कितनी सीट चुन के आए पूरे इसमें। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में काम कर रही, तो 2 सीट हम लोग चुन के आए, यहाँ वो 1 सीट चुन कर आए। तो बीएसपी ख़त्म हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी का यहाँ बोलबाला है, इंशाल्लाह चुन के आएगी। यहाँ के उपचुनाव जो होना है, गुड्डू जमाली साहब जो बीएसपी से के कैंडिडेट हैं, माना जा रहा है कि वो मजबूती से लड़ाई में है और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कहीं ना कहीं अपनी सीट मजबूत कर रहे हैं, अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं। क्या लगता है जो बीएसपी है वो सेंधमारी कर सकती है समाजवादी पार्टी को? नहीं देखिए, ऐसा गुड्डू जमाली साहब जो हैं हम लोग आपस के हैं, कोई बाहर के नहीं हैं और यहाँ सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सब दोस्त एक दूसरे के हैं। मैं कोई इसमें वो नहीं, मगर एक ही बात कहूँगा ना मैं कि देखिए इस वक्त वोट नहीं बंटना चाहिए। और मैं गुड्डू जमाली भाई से पूछूँ कि आपको मालूम है दानिश ने एक बार मुस्लिम इशू उठा दिया था पार्लियामेंट में, तो मायावती जी ने उनको निकाल दिया, उनको बहुत डांटा उन्होंने। आप तो मर्द आदमी हैं, आप कैसे ऐसी पार्टी में जा सकते हैं कि अगर आप वहाँ पार्लियामेंट में कुछ बोलेंगे एक लफ्ज़ भी तो आपको हटा दिया जाएगा। और इसके पहले आप ही ने कहा था ना, आपसे हम बात हुई थी तो आपने अखबार में बयान में दिया था कि ये कहती हैं कि ऐसे ऐसे उम्मीदवार लाओ जो पैसे दे सकें, और न जाने क्या क्या पैसे मांगती हैं। मैं इस पार्टी को लात मार दिया, बहुत तालियाँ बजाया था हम लोगों ने और हमने सोचा था कि हम आपको अपने साथ ले लेंगे, लेकिन आप नहीं आए। आपको पता नहीं क्या कुछ रहा होगा। खैर, अब आप जो है आप मुस्लिम लीग से लड़ गए, सॉरी अपने MIM से लड़ गए। आप क्या हुआ आपका? क्यों ऐसा काम किया? आप मुट्ठी बंद रखिए ना, क्यों ऐसा करते हैं? फिर आपने वही पार्टी जिसको आपने बहुत गाली दिया, फिर उसमें आप चले गए। देखिए, हम लोग सब आजमगढ़ के लोग इज्जतदार लोग, हम किसी के आगे झुकने वाले लोग नहीं। हमारा भाई कैसे झुक सकता है मायावती जी के पास जाकर कदमों में बैठना? मुझे नहीं लगता कि आजमगढ़ की शान में कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो जा करके मायावती जी के कदमों में बैठे और उनको हुक्म माने। मेरा भाई जो है ना गुड्डू जमाली, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी देखिए, अभी अगर आप सचमुच देखें, इसमें हमें न किसी पार्टी की बात करना है, हमें मुल्क की और अपनी कम्युनिटी की बात करना है। आज इस मुल्क में, इस कम्युनिटी में कौन है जो लड़ सकता है? अब इन सब में अगर आप जो है अब अच्छी तरह से आप जो है करेंगे तो आपका दिल अंदर से ये बोलेगा कि समाजवादी पार्टी ही है जो लड़ रही है और लड़ सकती है। अच्छा, इस पर गुड्डू जमाली साहब का ये भी कहना था, हमने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने कहा देखिए जो बहुजन समाज पार्टी है वो मेरा परिवार है और परिवार में खटपट होती रहती है। नहीं, परिवार में देखिए, परिवार की इज़्ज़त होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता है। और ये कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत ही जो है जज्बाती होता है, कट्टरपंथी होता है, मुसलमानों को वोट देने के बजाय बीजेपी को वोट दो है। हमारा अब शायद अभी गुड्डू जमाली साहब को शायद नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। मैं उनको बता दूँ कि राजस्थान में 6 लोग थे, 6 MLA, उनको कहा गया तुम सब बीजेपी को वोट दे दो। मैं नहीं समझता कि हमारे गुड्डू जमाली साहब आजमगढ़ के रहने वाले ये कभी चाहेंगे कि BSP और बीजेपी को सपोर्ट दे और जाके BSP की गोद में बैठेंगे। मैं नहीं समझता हूँ। अब क्या मजबूरी उनकी होगी मैं नहीं जानता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ मैं, ठीक बात है, लेकिन आजमगढ़ का नाम मत ख़राब कीजिए प्लीज़। आजमगढ़, इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो ग़ुलाम नहीं होता, वो नैयर आज़म होता है। अच्छा आसिम साहब, एक और सवाल, उनका ये भी कहना था कि जो हमेशा से अपना गढ़ ये बताते रहे हैं, अपने बाप की जागीर समझते हैं सपा वाले, अब की मर्तबा BSP वाले उनको दिखा देंगे कि आजमगढ़ वाले ये दिखा देंगे वो किसका गढ़ है। नहीं, नाराज़ बेचारे, वो क्या करेंगे बेचारे। अब उन्होंने BSP छोड़ा, बहुत तो क्या समाजवादी को बर्बाद कर देंगे। जनता ने कहा नहीं, गुस्से में बोल रहे हैं, जाने दो, नहीं इनको हरा दिया जनता ने।
समाजवादी पार्टी चुन के आगे। पिछली बार भी ये कह रहे थे कि आजमगढ़ को अपना गढ़ समझते हैं। ये तो खुशी की बात है। अगर एक शख्स रहने वाला हो इटावा का, सैफई का, वो आपके आजमगढ़ को अपना घर समझता है तो आपको तालियां बजाना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी कहता है कि जहाँ मेरा घर है उसी तरह से मैं आजमगढ़ को भी समझता हूँ। और उस शख्स की कई बार सरकार रह चुकी है, उस शख्स ने आजमगढ़ को बहुत कुछ दिया है। हम अलग अलग पार्टियों में रह करके अब जिन्होंने कुछ किया है उनके बारे में गलत बयानी नहीं करना चाहिए। अच्छा, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का ये कहना है कि हमसे लड़ाई जो है सिर्फ बीएसपी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी दूर तक नहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे हंसी आती। देखिए ऐसा है ना कि अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। अरे भाई निरहु भाई, आप जो काम करते हो कीजिए, आप गाइए, ठुमका लगाइए, सटल रहिए, पटल रहिए, पता नहीं क्या क्या बोलता है, करिए आप सब काम। लेकिन आपका काम ये नहीं है मेरे आजमगढ़ में आकर के आप जैसे लोगों को अगर लोगों ने सांसद बना दिया तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत ही अफसोस का दिन होगा। आप तो मेरे दोस्त हैं निरहु जी, मेरी कितनी आपसे मुलाकात हुई। आपने कहा कि मैं अखिलेश जी के पास गया था मिलने, कई बार मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, और अखिलेश जी से मैं टिकट मांग रहा था, नहीं मिला। आप ये बताइए मुझे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी सिर्फ इलेक्शन लड़ना है या आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है जो देश के लिए समर्पित हो? तो आप टिकट मांग रहे थे, समाजवादी पार्टी में नहीं मिला तो आप गए, गुस्से में 20वीं में आ गए। अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क दोनों पार्टियों में। निरहु भाई, आप अच्छा गाना गाते हो, समाज के आखिरी आदमी को जो खेत में खलिहान में काम करता है उसको खुश करते हो, वही काम करो। अब पार्लियामेंट में जाकर आप वो काम नहीं कर सकते जो काम श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोग कर रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप जो कह रहे हो खूब कहो, जितना कहना कहो, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है। आप ये कहोगे कि मैं जीत रहा हूँ, मुझे तो भगवान भी नहीं हरा सकता। आपने कहा था भगवान नहीं, अरे भगवान तो कुछ भी कर सकता है। पिछली बार आपने कहा मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता, हरा दिया भगवान ने आपको, और अब की बार भी आपको भगवान ही हराएगा। अच्छा आसिम साहब, आपके जो दिनेश लाल यादव ठुमके वाले बयान पे उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया था। उन्होंने कहा उनकी बहू खुद आयशा टाकिया फिल्मी एक्ट्रेस हैं, वो उनको इतनी नफरत है तो क्यों कलाकारों को इस तरीके से कमेंट करते हैं? नहीं, मुझे कोई नफरत नहीं है, मैं नफरत कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। लेकिन जिसका जो काम वही करे, मेरा कहने का मतलब जिसका जो काम है वही करे। जो आपका काम नाचना गाना, ठुमके लगाना, फिल्म लगाना, आप करिए ना, हाँ तालियां बजा के स्वागत करेंगे, आपको बुलाएंगे और आपका प्रोग्राम करवाएंगे। लेकिन आप पार्लियामेंट में जा करके क्या काम कर सकते हो? हमारे कुछ नहीं कर सकते आप, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, तो हमारे दोस्त तो इसलिए समझा रहे हैं आपको। अच्छा, राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका ये भी साफ तौर पे कहना और समझना है कि बुलडोज़र नीति भी बाबा की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इस दोनों उपचुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली, क्या लगता है आपको? मैं उत्तर प्रदेश में जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जो हिटलर को देखकर हिटलर की सारी अदाएँ, सारी एक्टिंग, सारे हिटलर के किए हुए कामों की कॉपी की जा रही है, वो ये भी याद कर लें, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये देश सेकुलर है, यहाँ समाज के आखिरी आदमी को भी बोलने का पूरा हक है। समाज के आखिरी आदमी को भी छत देना सरकार की जिम्मेदारी है। जो सरकारें लोगों का घर छीन रही हों, लोगों के छत छीन रही हों और घर नहीं दे रहे हों, मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को हम कभी समर्थन नहीं कर सकते, इसकी कभी तारीफ नहीं कर सकते। ये कानून का मजाक हो रहा है। किसी आदमी को अभी मैं बाबा योगी जी, आपका मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा, ज़रा अगर मेरी बात आप सुन लें। मैंने देखा कि लॉकअप के अंदर एक आदमी को, दो पुलिस वाले 5-6 आदमियों को बंद करके ऐसा मार रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। ये कौन सी, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ है। ये कैसे हो रहा है देश के अंदर आज? इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा आपको। ये आप समझते हैं कि अपना सरकार मिल गई तो जो चाहो कर दो, किसी को गोली मार दो। जब गांधी जी आंदोलन करते थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था, जो पूरी दुनिया में अंग्रेज़ का सूरज कभी डूबता नहीं था, पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी सरकारें थी। लेकिन गांधी जी ने बदन पर आधे कपड़े पहनकर एक लाठी लेकर के उन अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, और आंदोलन का परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन आंदोलन करते थे। आप तो उससे ज़्यादा भी सख्त हो गए हैं। मत कीजिए। हर आदमी का जब बहुत उरूज है ना तो जवाल भी होता है। अच्छा, कानपुर हिंसा के बाद आसिम साहब 300 लोगों के ऊपर मुकदमे कर दिए गए हैं। लोगों का ये मानना है सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है बीजेपी सरकार में, मुसलमानों को, अक़लियत को टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपके क्या नज़रिए हैं? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत में मुसलमान अनसेफ है? मैं उत्तर प्रदेश में नहीं, अब आज ऐसा हो गया कि मैक्सिमम जगहों पर बीजेपी की सरकार है, और ख़ासतौर से दिल्ली में सेंटर में बीजेपी की सरकार है। क्या भारतवर्ष मुसलमानों के लिए सबसे अनसेफ जगह है? ये सवाल लोगों ने पूछा। कहा गया हाँ, क्या मत बोलिए, भारतवर्ष मुसलमानों के लिए सबसे अनसेफ जगह होती जा रही है। और ये कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जिन्होंने जान देकर मैगदे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिए एक दिन आएगा जब शायद आप लोगों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा।
और आसिम साहब, जिस तरीके से अभी प्रयागराज में बुलडोज़र से मकानात को गिराया गया, योगी सरकार का ये कहना था कि वह लीगल ज़मीन पे बने हुए थे, उसको लेकर ट्विटर, फेसबुक और मीडिया में भी बड़ा हंगामा बरपा है, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त जो है ना, एक नफ़रत का माहौल, एक समुदाय के साथ खुलेआम नफ़रत फैलाना है। आप घर गिरा रहे हो, आदमियों को जेल भेज रहे हो, घर गिरा रहे हो, जो वांटेड उनका घर गिरा रहे हो। अरे भाई, जो घर बने थे कैसे बने थे? जब इतने दिनों से घर बना था, कई सालों से, तो पहले आप कलेक्टर से पूछिए, तहसीलदार से पूछिए, वहाँ के अधिकारियों से पूछिए कि ये घर इतने साल से बना कैसे। सबसे पहले उन अधिकारियों को जिन्होंने गलत जगह पर घर बनाने के अनदेखी किया, उनको पहले जेल भेजिए आप। जब जहाँ रिश्वत चलती हो वहाँ लोग पैसे देकर कुछ भी काम कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी का घर इस तरह से गिराना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जो है, अगर सैनिक फार्म देखेंगे दिल्ली के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूँ गिरा दीजिए आप, लेकिन दिल्ली के अंदर सैनिक फार्म में जितने बंगले बने, कोई परमिशन से नहीं बने हुए हैं। बहुत है देश के अंदर, ईमानदारी उसको बोलते हैं। बाबा जी तो संत साधु हैं, ईश्वर गॉड मैन है, ईश्वर से डरने वाले हैं। ज़रा आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करवा लीजिए कि कितनी मकान जो है मुसलमानों के इस तरह बने हैं और कितने मकान मुसलमानों के अलावा लोगों के बने हैं। अगर आप सचमुच ईमानदार हैं तो एक तरफ से सबका सर्वे कीजिए और सब पे अगर इस तरह के बुलडोजर चलाइए, तो मैं समझूंगा कि आप जो है वाकई इल्लीगल कामों के खिलाफ हैं। लेकिन आप जो हैं सिर्फ वहीं बुलडोजर चला रहे हैं जहां आपको लगता है कि मुसलमानों का घर है। मत परेशान कीजिए मुसलमानों को। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और आप लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। ये अंग्रेज़ों के सामने खड़े होकर छाती फुला करके फांसी के फंदे पर चढ़ने को तैयार थे, लेकिन भारतवर्ष को कभी भी गुलामी में रहने नहीं देना चाहते थे। इनके साथ ऐसी जाति क्यों करते हैं आप? ये गलत चीज़ है। भारतवर्ष हमारा देश है, हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने बाबा, अपने मुख्यमंत्री जो हमारे मालिक यहाँ के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। बाबा जी दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। याद रखिए बाबा जी, अगर रिश्ते टूट जाएंगे ना तो भारत टूट जाएगा। यानी आपका साफ तौर पे मानना है कि भेदभाव हो रहा है कार्रवाई में? नहीं, मेरा मानना नहीं है, ये टॉक ऑफ द टाउन है। एक लोग, यहाँ तक कि यूएनओ में बात चल रही है, अमेरिका में हो रहा है, दुनिया कह रही है कि भारतवर्ष में मुसलमान सेफ नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अखबार की न्यूज़ पर देखिए, यूएनओ में कह रहा है कि मुसलमान हाशिए पे आ गया है। तो ये तो हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल आसिम साहब, असेंबली इंतखाब में 10 सीटें समाजवादी पार्टी की निकली आजमगढ़ में। क्या लगता है उपचुनाव जो हो रहा है इसमें धर्मेंद्र यादव बाजी मार पाएंगे या फिर बीएसपी और बीजेपी बाजी मारने में कामयाबी हासिल कर सकती है? नहीं, देखिए मुझे पूरी मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी चुन के आएगी। बस मैं ये अपने भाई, मेरे भाई हैं वो, मैं कोई मेरे दुश्मन नहीं है। हम लोग जब दिल्ली में मैं रहता था तो उन्होंने मुझे बुलाया था अपने यहाँ, हमारे गुड्डू जमाली साहब ने अपना आप सब जो कारोबार बिजनेस दिखाया था। हम लोग आपस में कहीं ना कहीं दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। मत कीजिए ऐसा, आप वोट काट करके बीजेपी को मत जीतने दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा आप जो है माइनॉरिटी में दौड़ रहे हो और न जाने क्या क्या बातें कर रहे हो। अरे आप बीजेपी की बात करो ना, जो आज दुश्मन बनी बैठी है, जो इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। अब खामखा आप एक सेकुलर पार्टी के पीछे पड़े हो। मत कीजिए ऐसा आप करेंगे ना आप तो नहीं जीतेंगे, कोई सवाल ही नहीं। आप बीजेपी को जिता देंगे, मत ऐसा कीजिए। बाद में लोग आपको फिर कहेंगे देखो ये बीजेपी की बी टीम है, वो मत सुनिएगा आप। ये नहीं, मैं जो है एक सेकुलर हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन सेकुलरिज्म का झंडा मैं गिरने नहीं दूंगा। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।